नमस्कार दोस्तों, मैं युद्धवीर दिल्ली परिवहन निगम की प्रशिक्षणशाला से आपके बीच में दोबारा उपस्थित हुआ हूं और आज हम जो विषय जिसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी प्राकृतिक आपदाएं जो अचानक हमारे बीच में बिना बताए, बिना किसी पूर्व अनुमान के कई बार आ जाती है। जिनमें सबसे बड़ा कारण कई बार जो हमारे सामने आता है वो है भूकंप। भूकंप जब भी आते हैं तब हमें पहले से इसका कोई पूर्व अनुमान नहीं होता है, हम उसके लिए कोई एहतियात पहले से अपना नहीं सकते हैं। जैसे किसी चालक भाई को ये पता लगता है कि अभी भूकंप आया है तो आपको अपने वाहन को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए जितना जल्दी संभव हो, और यात्रियों को कहें कि वो फर्श के ऊपर लेट जाएं, वो कहीं भी कोई मूवमेंट ना करें, जहां हैं आप वहीं रहें या सीटों के नीचे आप छिप जाएं। क्योंकि कई बार भूकंप में पता नहीं लगता, कोई पेड़ उखड़ जाते हैं, कई बार खंभे गिर जाते हैं, कोई नज़दीक में ऊंचा भवन है उसके गिरने की संभावनाएं होती हैं। तो जितना संभव हो आप अपने वाहन को तुरंत रोकें और यात्रियों को फर्श के ऊपर लेट जाने या सीटों के नीचे छिप जाने के लिए बोलें, और तब तक अपने वाहन को ना चलाएं जब तक आप यह सुनिश्चित ना कर लें कि अब भूकंप के और झटके नहीं आ रहे। इसके लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज आपकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर आती है उसमें है बम का इस्तेमाल। आजकल हमारा देश काफी हद तक सुरक्षित है, लेकिन हमारे देश में कई क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, या पुराने समय में हमारे को ऐसी कई घटनाएं दिल्ली में भी देखने को मिली जिनमें हमारी बसों के अंदर बम का इस्तेमाल करके जान माल का नुकसान किया गया। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमारे जो परिचालन का जो स्टाफ है, जिसमें हमारे चालक साथी, संवाहक साथी और आज के समय में हमारी प्रत्येक बस में एक मार्शल साथी भी रहता है, हम तीनों का ही दायित्व बहुत बड़ा होता है। क्योंकि हमें हर एक प्रत्येक यात्री जो हमारी बस के अंदर आता है उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले चालक, क्योंकि चालक जब बस को अपने स्टैंड के ऊपर लेकर के जाता है, बस को जब अपने स्टैंड के ऊपर रोकता है तो उसको आभास होता है कि उसकी बस के अंदर कौन कौन यात्री आने वाले हैं। उस समय पर आपको बहुत ध्यान ये रखना चाहिए कि उनके हाथ में कोई किसी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ ना हो, जैसे कि कोई कैन के अंदर मोबिल, कोई केरोसिन, कोई पेट्रोल, कोई डीजल या कोई भी जलने वाली वस्तु उसके पास किसी कैन में तरल पदार्थ के रूप में ना हो। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बैग अगर किसी के पास है तो उसका भी ध्यान रखें। और किसी प्रकार का अगर कोई भी हथियार कोई यात्री लेकर के चढ़ता है, चाहे वो किसी सिक्योरिटी की वर्दी में भी क्यों ना हो, तो उसका हथियार कवर के अंदर होना चाहिए। कोई भी खुला हथियार आपकी बस के अंदर लेकर के यात्री को यात्रा करने की अनुमति आपको नहीं देनी चाहिए। इसके बाद भी आपका दायित्व बनता है कि आप प्रत्येक यात्री के लिए अपनी नज़र, अपनी दृष्टि बनाए रखें। अगर आपको कोई इंसान संदिग्ध नजर आता है तो आप उसकी तुरंत सूचना, उसके हाव भाव से आपको पता लगेगा, और अगर लगता है कि ये व्यक्ति कुछ नुकसानदेह हो सकता है तो आपको उसकी तुरंत सूचना 100 नंबर पर पीसीआर को दे देनी चाहिए। कभी भी इस प्रकार का कोई रिस्क आपको लेना नहीं चाहिए। कोई भी ऐसी अवस्था जब आपको लगे कि इस यात्री के पास कोई ऐसी वस्तु हो सकती है कि जो और जनमानस के लिए हानिकारक हो सकती है, तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि आपके इस बैग में क्या रखा हुआ। अगर आपको लगे कि बहुत भारी कोई वस्तु है तो आप उसकी जांच स्वयं करें, कंडक्टर के द्वारा कराएं, या आपको अगर कोई यात्री मना करता है उसकी जांच करने देने से तो आप उस यात्री के लिए दिल्ली पुलिस को भी अपनी मदद के लिए कॉल कर सकते हैं। एक बड़ी चीज हमारे लिए है, हमारी बसों में जब कभी कभार कोई आग की घटना घटती है, यह हमारे लिए बहुत ही दुखद विषय है कि कुछ बसों में
हर वर्ष हमारे यहाँ एक आध बस आग की भेंट चढ़ जाती है। ये बहुत गंभीर भी विषय है और चिंता का विषय भी है। इसके लिए हमारे ड्राइवर भाइयों को चाहिए कि जब वो सवेरे अपनी बस को या दोपहर के समय अपनी बस को तैयार करते हैं, तब उस समय हम पूरी अच्छी तरीके से अपनी बस की जांच करें, जिसमें आप इंजन की जाली के अंदर देखें किसी प्रकार का कोई तार कटा हुआ ना हो, कोई लीड जमीन से सटी हुई ना हो। ऐसा नहीं हो कि जमीन से सट करके कोई लीड हमारी चलती जा रही है, ताकि कहीं ना कहीं वो सड़क के संपर्क में आने के बाद घिस करके टूट जाएगी या शॉर्ट हो जाएगी, जिससे आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कोई बेल्ट हमारी यूज ना हो, और इसके साथ साथ हमारी बस के अंदर दोनों फायर एग्जीक्यूटर सिलेंडर प्रॉपर सही मात्रा में आपके हों। आपको दोनों सिलेंडर की जांच करनी चाहिए। आपके सिलेंडर के अंदर लगी हुई सुई जो हरे बार के बीच में होनी चाहिए, और उसकी वैधता अवधि के दौरान ही आप उसका उपयोग करने के लायक रहते हैं। आपके जब भी आप सिलेंडर की जांच करते हैं तो आपको चाहिए कि उसकी वैधता अवधि की हमेशा जांच करें, और उसके मीटर के अंदर जो सुई लगी हुई है वो हरे बार में हो, ये सुनिश्चित करें। बस को जब आप चलाते हैं, कभी कभार अगर आपके साथ ऐसी घटना हुई, आपको किसी भी प्रकार से ऐसी जानकारी हुई कि मेरी बस में आगजनी की घटना या आग लगने की घटना होने वाली है, या आपको स्वयं महसूस होता है, कोई अन्य वाहन चालक आपको बताता है कि आपकी बस में कहीं धुआं निकल रहा है या आग की लपट उनको दिखाई दे रही है, तब एक ड्राइवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। इस समय पर आपको तुरंत प्रभाव से सुरक्षित स्थान देखते हुए जल्दी से जल्दी अपनी बस को रोक देना चाहिए, और तुरंत आपको अपने दोनों दरवाजे खोलते हुए अपने कंडक्टर साथी को ये बता देना चाहिए कि बस में आग लगी है, ताकि सभी यात्री भी आपकी आवाज को सुन लें और जितना जल्दी संभव हो आपकी बस को खाली करने में मदद मिले। कई बार जल्दबाजी में हमने देखा है कि कुछ साथी जब कोई आग के कारण से हमारे गेट का कोई तार अगर शॉर्ट हो जाए तो बटन से हमारे गेट खुलते नहीं है। ऐसे में हर एक ड्राइवर को, हर एक कंडक्टर को ऐसी जानकारी होनी चाहिए कि वो जब आपको पता लगता है कि मेरी बस में कोई आग लगने की घटना हुई है, तब आप बस को जैसे ही तुरंत प्रभाव से रोकते हैं, तो उसके बाद आपको अपने दोनों दरवाजे खोलने होते हैं। अगर किसी भी कारण से हमारे दरवाजे नहीं खुलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उस आग के कारण या किसी अन्य खराबी के कारण हमारी जो लाइन है वो कहीं से डैमेज हुई है, वो आपके दरवाजे अब खोलने में आपके सहायता नहीं कर पा रही है। इसके लिए सबसे पहले ड्राइवर के पास एक पुश बटन लगा हुआ है, जिससे वो हमारे दरवाजे के अंदर बने हुए जो प्रेशर के सिलेंडर हैं उनके प्रेशर को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो दरवाजा है वो मैनुअली आराम से खुल जाता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि जो हमारे दरवाजे की बनावट है, हमारे दरवाजे के बीच में जहां कब्जे लगे हुए होते हैं, केवल वहीं से हमारे को इस दरवाजे के लिए ऐसे पुश करना चाहिए, उसको धकेलना चाहिए। कई बार हमारे साथी दरवाजे के बीचों बीच से उसको धकेलते हैं, जिसके कारण से दरवाजा नहीं खुलता है, क्योंकि वहां पर रोलर लगे हुए हैं और रोलर को हम धकेल नहीं सकते। और जब हम बीच में से दरवाजे को धकेलेंगे तो यहाँ जो लगे हुए रोलर हैं वो सिमटते हुए चले जाएंगे और आपका दरवाजा खुल जाएगा। ऐसी जानकारी हमारे प्रत्येक साथी ड्राइवर को और कंडक्टर को होनी चाहिए। अगर उस बटन के द्वारा भी हमारा दरवाजा नहीं खुलता है, तो हर एक दरवाजे के पास बाहर और अंदर की दिशा में एक पुश बटन लाल रंग का जिसमें होता है वो लगा हुआ है। उसको आप जैसे पुश करेंगे तो आपके सिलेंडर का जो प्रेशर है, जिस प्रेशर से वो दरवाजा बंद है, वो प्रेशर रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, और उसके बाद आप मैनुअली अंदर की तरफ जो कब्जे लगे हुए हैं उनको खींच करके या बाहर की दिशा से उसको धकेल करके आप अपने दरवाजे को खोल सकते हैं। और यात्रियों को सुरक्षित करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है। इसके बाद ड्राइवर को चाहिए
कि वो अपनी बस के इग्निशन स्विच को तुरंत बंद करें और अपनी चाबी को थोड़ा सा बाहर निकाल दें। इसके बाद आपके डैशबोर्ड में लगे हुए लाल कटआउट को आपने काट देना है। ये सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। इसमें हमें कहीं भी जल्दबाजी में या किसी तरीके से होपलेस होकर के कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कोई नुकसान हो जाए। सबसे पहले जरूरी है हम स्वयं की रक्षा की चिंता करें। किसी प्रकार से हम जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम न उठा लें जिससे हम खुद ही कोई चोटिल हो जाए। अगर हम खुद चोटिल हो गए तो हम किसी की सहायता नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी उंगली में जरा सी खरांच आ गई तो हम अपनी खरांच के प्रति सचेत रहेंगे, बल्कि ये भूल जाएंगे कि हमारा दायित्व अभी कुछ और भी बचा हुआ है। इसके पश्चात जब आपने गाड़ी को खड़ा कर दिया, आपने हैंड ब्रेक का यूज करना है ताकि आपकी गाड़ी हिले नहीं। और अगर आपको लगे कि हमारी बस के अंदर आग ज्यादा बढ़ गई है या इसमें कुछ आग बढ़ने की संभावना है, जब आपने मेन स्विच को डैशबोर्ड के अंदर से काट दिया तो इसके बाद आपका दायित्व बनता है कि आप आपके बैटरी बॉक्स के साथ में जो हमारी बसों के अंदर मेन स्विच लगा हुआ है उसको अवश्य रूप से बंद करें, क्योंकि डैशबोर्ड से जो आपने कटआउट को काटा है वहां से डैशबोर्ड से अन्य जगह सप्लाई होने वाला करंट आपका बंद हो जाता है। जो विद्युत आपके बीच में जाती है वो बंद हो जाती है, लेकिन बैटरी से लेकर के आपके डैशबोर्ड तक जितनी वायर आई है, जितनी तारें आई हैं, उनके अंदर अभी भी करंट मौजूद है। और सबसे बड़ा कारण होता है शॉर्ट सर्किट। कभी भी हमारी बसों में जितनी भी आग देने की आज तक घटनाएं हैं उनमें ज्यादातर मामलों में दो ही कारण हैं। या तो कहीं तार आपस में टकरा जाती हैं और वो जलने के कारण से आग लगी है, या तो कभी कभार हमारे ब्रेक की एडजस्टमेंट में कोई कमी रहती है और व्हील हीट होने के कारण से हमारी बसों में आग लगने की घटनाएं अभी तक हुई हैं। अब व्हील जाम की जो कंडीशन थी उसके ऊपर हमारे दिल्ली परिवहन निगम में दो सर्विस प्रोवाइडर हैं, टाटा और लीलैंड की गाड़ी। तो टाटा और लीलैंड के द्वारा अभी ये तय किया हुआ है कि जब भी हमारी कोई बस अपनी ड्यूटी पूरी करने के उपरांत डिपो में आती है तो उनके प्रत्येक व्हील का टेम्परेचर जांच किया जाता है। अगर किसी का टेम्परेचर हाई मिलता है तो उसके व्हील की जांच की जाती है और उसको दुरुस्त किया जाता है। उसके बाद ही उस बस को दोबारा ड्यूटी के ऊपर भेजा जाता है। तो इसलिए अपने को चाहिए, जब हम मेन स्विच से कट आउट काट देते हैं, यानी कि करंट को बिल्कुल हमने अपने बस के बाकी तारों से दूर कर दिया है, तब अपने को देखना ये है कि अब हमारी बस में आग की स्थिति क्या है। क्योंकि ज्यादातर मामलों में देखने में आता है कि हमारी बसों के अंदर लगने वाली आग का कारण हमारे जो तार हैं, बिजली के जो तार बस में फैले हुए हैं वही होते हैं। और अगर उनमें करंट की सप्लाई बंद हो जाएगी तो आपको ज्यादातर मामलों में आप सुरक्षित हो जाएंगे और उसके बाद आपकी आग ना लगेगी, ना फैलेगी, ना ही आगे धुआं जो पहले से उठ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर स्थिति इससे बड़ी है, यानी कि अगर आग ने लौ का रूप ले लिया है और उसने किसी पार्ट को पकड़ लिया है, कोई फाइबर की शीट है, आपकी रबड़ की बेल्ट है, या हमारे कोई तारे हैं, या हमारी कोई लकड़ी का हिस्सा है जो हमारे इंजन के अंदर लगा हुआ है, अगर वो लौ का रूप ले चुकी है तब आपको आपके फायर एग्जीक्यूटिव सिलेंडर का उपयोग करना है, जिसके द्वारा आप जब उसका उपयोग करेंगे तो उसमें से गैस और पाउडर दोनों ही चीजें बाहर आएंगी। जो गैस उसके अंदर मौजूद होगी वो आपके आग के स्थान से ऑक्सीजन को हटा देगी, जिसके कारण से वो आग तुरंत प्रभाव से रुक जाएगी और उसके ऊपर जमने वाला जो पाउडर है वो पाउडर आपको उस आग तक दोबारा से ऑक्सीजन पहुंचने नहीं देगा। ये चीज आपको आग पर काबू पाने के लिए पर्याप्त होती है और आप आसानी से आग के ऊपर काबू पा भी लेते हैं। लेकिन यदि कभी आपको लगता है कि आपकी इस बस में जो घटना घटी या आपके काबू से बाहर है, आप इसमें अपनी कार्यकुशलता से इसके ऊपर काबू नहीं पा सकते हैं, तो तुरंत प्रभाव से आपको 100 नंबर को कॉल करना चाहिए और 101 नंबर पर फायर ब्रिगेड को आपको इसकी सूचना देनी चाहिए। इसके साथ साथ हर विषय पर आपको अपनी जानकारी डिपो के कंट्रोल रूम को भी देनी ही चाहिए।
लेकिन अगर आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी भी प्रकार की एम्बुलेंस को बुलाने की या फायर ब्रिगेड को बुलाने की, तब भी आपका दायित्व बनता है कि आप अपने डिपो को इसकी रिपोर्ट लिखाएं, और जब तक डिपो से कोई मिस्त्री मैकेनिक आकर के आपकी बस की जांच ना कर ले, तब तक आपको बैटरी के मेन स्विच को भी दोबारा से ऑन नहीं करना है, आपको उससे दूरी बना करके रखना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप जब तक दोबारा प्रयास नहीं करेंगे, जब तक कि आपके पास डिपो से कोई मैकेनिक आकर के बस की जांच नहीं कर लेता है। आपको इस चीज के लिए बहुत सावधान रहना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं यदुवीर दिल्ली परिवहन निगम की प्रशिक्षणशाला से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट में एक हमारा विषय है CPR, यानी किसी पीड़ित व्यक्ति को कृत्रिम सांस देना। साधारण भाषा में इसको समझेंगे, क्योंकि इसके टेक्निकल वर्ड इस प्रकार के हैं कि उनका उच्चारण किया भी जाए तो बहुत सारे साथी उससे अनभिज्ञ ही रहेंगे। लेकिन विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हमारी बसों में यात्रा करते समय या सड़क के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, और यह सांस लेने में तकलीफ अगर समय से इसका निदान ना किया जाए तो जानलेवा भी सिद्ध होती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रत्येक ड्राइवर और समाहक को इसकी जानकारी हो कि CPR कैसे दिया जाता है, और CPR को देने में हमारे से कोई किसी प्रकार की गलती कोताही ना हो। दोस्तों, जो देखने में आता है कि कई बार लोगों को मिर्गी के दौरे के कारण से वो बस के अंदर गिर जाते हैं, या किसी को सांस लेने में कोई समस्या अचानक आ जाती है, किसी के हृदय के अंदर कोई विकार आने के कारण से उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। कई बार दो पहिया वाहन या कोई अन्य वाहन आपस में टकरा करके जब सड़क के ऊपर गिर जाते हैं, तब उनको आमतौर पर ऐसी समस्या होती है। आप लोग सभी जानते हैं कि दिल्ली भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, और यहाँ आपने कई बार देखा होगा कि पब्लिक इकट्ठी तो बहुत हो जाती है, लेकिन पीड़ित की सहायता करने के लिए हाथ आगे कम बढ़ते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप CPR के द्वारा उस इंसान के जीवन की रक्षा करें। CPR में आपको सबसे पहले और महत्वपूर्ण विषय होता है कि अगर कोई भी पीड़ित व्यक्ति आपको मिलता है तो सबसे पहले उसके पास जो जमा भीड़ है उसको दूर करें, ताकि उस तक आपकी स्वच्छ वायु पहुंच सके, और स्वच्छ वायु के साथ साथ उसको पूरी ऑक्सीजन मिलने की सही संभावनाएं तैयार हों। इसके बाद आपको चाहिए कि सबसे पहले आप उस इंसान को बिल्कुल सीधा ऐसे स्टेट में आप लेटाएं, जहां पर किसी प्रकार का कोई उतार या चढ़ाव ना हो। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप पीड़ित व्यक्ति को उठाते हैं तो उसके गर्दन का हिस्सा, उसके कमर का हिस्सा कहीं से ज्यादा हिलने ना पाए। इसमें आप लोगों की मदद ले सकते हैं, ताकि उसको शरीर सीधा आपका उठा करके आप कहीं ऐसे स्थान पर रखें जो सुरक्षित हो। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि पीड़ित व्यक्ति की सांस नहीं चल पा रही है, तब आपको चाहिए कि आप अपने हाथों को इस तरीके से हथेली के ऊपर हथेली रख करके और उनके चेस्ट के बीच में इस हिस्से के ऊपर जहां हमारा पाचन तंत्र गॉल ब्लैडर जहां होता है, इस हिस्से के ऊपर रख करके सही तरीके से 1-2 ऐसे सेकंड का समय देते हुए उसको दबाएं और उसके बाद उसको ढीला छोड़ दें। ऐसा आप उस व्यक्ति की नाड़ी की जांच करने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंसान अभी जीवित है और उसके अंदर जान बाकी है, केवल उसकी सांस नहीं चल पा रही है। आप ऐसा 5 से 7 बार भी कर सकते हैं। आप ऐसे मामलों में जब देखेंगे, आप ऐसी सहायता करेंगे तो बहुत बार आप जिस पीड़ित व्यक्ति की सहायता करना चाह रहे थे, आपको लगेगा कि आप उसमें कामयाब होते हैं। यह कारण आपके दुर्घटना के कारण से भी हो सकता है, यह कारण कभी कभार किसी व्यक्ति को करंट लगने के कारण से भी हो सकता है, यह कारण कभी कभार ठोकर लगकर गिर जाने वाले व्यक्ति के साथ भी पैदा
हो सकता है। ऐसे में सीपीआर एक बेहोश व्यक्ति की सहायता करने का बहुत अच्छा और उसके जीवन के रक्षक के तौर पर एक आपके द्वारा दिए जाने वाला ट्रीटमेंट होता है। जब आप यहाँ पर 5 से 6 सेकंड के लिए एक बार करेंगे, उसके बाद आप देखते हैं कि उसकी सांस चलने लगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके बावजूद आपको लगता है कि आप पीड़ित की सहायता जो करना चाह रहे थे आपने किया, लेकिन उसके बावजूद उसकी सांस नहीं चली, तो आजकल का समय थोड़ा दूसरा है, क्योंकि कोरोना एक महामारी हमारे बीच में है। तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके अंदर कोई ऐसी समस्या ना हो, या जिस व्यक्ति को आप ये सांस देने जा रहे हैं उसमें भी ये समस्या ना हो, क्योंकि कोरोना की जो महामारी है वो ड्रॉपलेट से फैलती है, ऐसा अभी तक सामने आया। तो ऐसी अवस्था में आपको इस चीज से बचना है। लेकिन अगर ऐसी अवस्था नहीं है तब आप पीड़ित व्यक्ति के नाक के दोनों नथुनों को दबा करके और उसके मुंह को खोल करके वहां से कृत्रिम सांस उसको देने का प्रयास कर सकते हैं। आप अगर इस प्रकार की सहायता से किसी का जीवन बचा लेते हैं तो आप अपने जीवन को भी धन्य करने में कामयाब होते हैं। और ऐसी अवस्थाएं कभी भी आपके समक्ष आ सकती हैं। मानव हित में आप सभी ड्राइवर या कंडक्टर भाइयों का ये फर्ज बनता है कि कभी भी आप ऐसी अवस्था देखते हैं तो आप उसकी पूरी सहायता करें। इसके लिए बारीकी से आपको बहुत ज़्यादा जानकारी अगर लेनी है तो आप अन्य साइट का भी सहारा ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस जानकारी के लिए।